कि आपको सेक्शन 1 क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो सेक्शन 1 से लेकर के 20 तक मैंने सारे क्वेश्चंस को आपको क्लियर कर दिए। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21 और ये सेक्शन 2 का क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे 21 में क्या है आपके पास, 3 to the power x minus 1 इक्वल टू 9 एंड 4 to the power y plus 2 इक्वल टू 64। तो मुझे बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y बाय x। ओके, क्लियर है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को समझना है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है। तो इस इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा, x का वैल्यू, और इस इक्वेशन से मुझे मिलेगा y का वैल्यू। ओके, तो मुझे वही चाहिए ना भाई, y और x। जब वो वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं इसे फ्रैक्शन में यूज कर लूंगी, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं इसे 3 to the power x minus 1 इक्वल टू 9 एंड, तो मैं यहाँ पे लाइन दे देती हूँ और ये हो गया, हम दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे। ओके, y प्लस 2 इक्वल टू 64। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए ना आपको सॉल्व करना है। देखिए अब इसमें आप क्या कर सकते हो, तो हम कोई काट तो कुछ नहीं सकते, है ना, क्योंकि इसका पावर है और इसका पावर ही नहीं है। सबसे पहले हम इसके बेस को क्लू लेंगे। ओके, तो यहाँ पे बेस देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 3 का पावर 2, तो कोई प्रॉब्लम हुआ, क्वेश्चन में कोई चेंजेस तो नहीं आया, ये 9 था अभी भी 9 है ना। तो यहाँ पे देखिए इससे मुझे क्या फायदा मिला ना, कि यहाँ पे बेस मेरा सेम हो गया। जब बेस सेम हो गया तो इसे हम आसानी से कट कर सकते हैं। ओके, तो बेस एंड बेस इक्वल हो गया, तो 3 और 3 क्या हो गया, कट हो गया एक दूसरे से, तो बचा क्या, x माइनस 1 इक्वल टू 2। अब इसे आप सॉल्व करो, सो 2 ये उधर चला जाएगा, माइनस है तो प्लस में आ जाएगा। इट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सो 3 वी हैव टू फाइंड। ओके, सो अनदर क्वेश्चन इज 4 to the पावर y प्लस 2। इसे भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, तो देखिए 4 का पावर y प्लस 2 है, तो इसे आप यहाँ पे बेस क्लियर करो। ओके, तो y हो गया ये, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो 4 लिख सकते हैं ना, 4 का पावर में कितना करूँ, तो 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ 3, इससे क्या हो गया, बेस एंड बेस इक्वल हो गए। तो कट करने में आसानी हुआ ना, इसे बाई के रूप में ले या फिर ऐसे, तो हम आसानी से यहाँ इजिली कट कर सकते हैं। तो मेरे पास बचा क्या, तो y प्लस 2 इक्वल टू 3। इट मीन्स y इक्वल टू 3 यहीं पर आएगा, ये चला जाएगा माइनस में, तो ये हमारा आ गया 1। अब देखिए अब हम फाइंड कर सकते हैं ना इसका वैल्यू, तो वी हैव टू पुट द वैल्यू y और x। तो y का वैल्यू आ गया आपका 1 और x का वैल्यू आ गया 3, ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो आप आसानी से बना सकते हो, है ना, क्वेश्चन को। तो चलिए ये हो गया 21। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 21 में 2 क्वेश्चन थे, है ना, तो ये और करके क्वेश्चन है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मुझे करना इवेल्युएट, इट मीन्स इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसे मूल्यांकन करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 0.512 टू द पावर -4/3। तो क्वेश्चन में एक क्लू रहता है छुपा हुआ। अब 512 आपको क्यूब तो याद होंगे ना, ये किसका क्यूब है, 512, आसानी से आप बता सकते हो, जल्दी से बता। तो ये है 8 का क्यूब, है ना, 8 का क्यूब है ये। और जब यहाँ पे क्यूब है तो देखो यहाँ पे 3 दे दिया। इट मीन्स मैथ सॉल्व करने के लिए तो मुझे हिंट सारा दिया हुआ, बस आपको समझना है ना। तो चलो सबसे पहले एक एक करके हम इसे बनाते हैं। तो मैं इसको एज इट इज रहने देती हूँ, अभी इसे सॉल्व नहीं करती हूँ। ओके, तो मैं पहले क्या करती हूँ, इस ब्रैकेट वाला काम करती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट, यहाँ पे जब बीच में ब्रैकेट है तो इन दोनों का बीच का कनेक्शन क्या, मल्टीप्लाई का। ओके, तो मैं ये ब्रैकेट को हटाती हूँ, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट को, और उसके बाद क्या करती हूँ, इसका वैल्यू निकाल देती हूँ बाहर। ये हो गया -4/3 इंटू, जब ब्रैकेट के बीच में क्या होता है, इंटू का कनेक्शन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि -1/2। ठीक है ना। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, ये हो गया आपका 2/3। इट मीन्स ये हमारे पास आ गया 0.512 का वैल्यू क्या हो गया आपका, 2/3। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ से मैंने इसे ब्रैकेट का सारा काम इसको सॉल्व कर दिया ना। अब नेक्स्ट, अब 0.512, तो 512 तो मुझे पता है 8 का क्यूब है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8। कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट हटा दो, यहाँ पर पॉइंट को हटाने के बाद 1 2 3 0 है, तो यहाँ पर 3 0 लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास आ गया 512 डिवाइडेड बाय 1000 टू द पावर 2/3। क्लियर है। अब नेक्स्ट, 512 किसका क्यूब था, तो 8 का था। 1000 किसका क्यूब है, तो 10 का क्यूब है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये हो गया इंटू में, तो 2/3, है ना। तो ये 3 3 कैंसिल आउट हो गया, तो बना क्या क्वेश्चन, इट मीन्स ये बना हमारा 8/10 का पावर स्क्वायर, है ना। अब देखो, अब इसे आपको सॉल्व करना, तो हम इसे स्क्वायर हटा देते हैं, तो 8 8 जा 64 और 10 का क्या हो गया 100। तो ये हो गया हमारा आंसर, या फिर हम इसे 20 यहाँ पर ही पुट कर सकते हैं, है ना। ये हो गया हमारा आंसर। तो हम इसे इस टाइप से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो 22 आप क्वेश्चन देखिए,
A cuboidal carton with dimension 36, 20 and 30 centimeter completely filled with 100 identical Rubik cubes. It means एक क्यूबॉइडिकल शेप का एक कार्टन है, ओके उसकी डायमेंशंस दी हुई है, वो 36 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उसकी पूरी शेप दी हुई है, ओके उसकी पूरी डायमेंशन दी गई है। अब उसके अंदर हमें वो 100, इट मीन्स क्यूबॉइडिकल शेप के अंदर 100 क्यूब्स यूज करने, ओके तो मुझे निकालनी है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ईच रूबिक क्यूब्स। तो उस डायमेंशंस, इट मीन्स वो क्यूबॉइडल शेप के अंदर जो रूबिक क्यूब्स यूज किए गए हैं ना, उसकी साइड निकालनी है, ओके क्लियर है ना, इट मीन्स उसकी लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता ही है ना, जैसे कि आप क्यूबॉइड शेप बनाए होंगे ना बहुत बार, तो ये किससे बनता है भाई, चलो हम आपको फिगर के थ्रू एक बार समझाते हैं। ये हो गया आपका रेक्टेंगल, उससे मैं बनाती हूँ आपका क्या, क्यूबॉइड। तो ये देखो, ये बन गया आपका क्या, एक क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में आपकी लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है और हाइट दी हुई है, ओके क्लियर है। तो इसके अंदर मुझे कुछ रूबिक क्यूब्स यूज किए गए 100। अब इन 100 क्यूब्स का मुझे लेंथ निकालना है ना, तो आपको तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब देखिए अब हम इसे कैसे निकालते हैं, तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको वॉल्यूम पता करनी, किसकी, तो वॉल्यूम ऑफ किसकी, तो सिलेंड्रिकल कार्टन की, ओके तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आपको पता है ना, तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ओके तो ये इससे क्या होगा ना, मेरी पूरी वॉल्यूम पता चल जाएगी। इट मीन्स जो क्यूबॉइड है ना उसकी पूरी वॉल्यूम पता चल जाएगी। अगर पूरी वॉल्यूम पता चलेगी तो टोटल कितना रूबिक क्यूब यूज किया गया 100, तो जब मैं 100 को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करूंगी तो मुझे एक का लेंथ तो पता चल जाएगा ना, बस मुझे वही करना है ना। तो चलिए लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई, इट मीन्स ये आपकी 36 इंटू 20 इंटू 30, क्लियर है, तो आप इसे इंटू कर सकते हो, है ना। 3 2 जा 6 हो गया, 6 से 36, 3 हाथ पे 3 3 से 9, 10 11 12, ये हो गया आपके कितने 12,600, ओके इसकी होगी आपकी वॉल्यूम। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम था, क्लियर है, तो अब मुझे क्या निकालनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ईच रूबिक क्यूब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द लेंथ ऑफ ईच रूबिक क्यूब, ओके तो मुझे एक का निकालना है, तो क्या निकालेंगे हम, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल रूबिक क्यूब, है ना। यहाँ पे कितने हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, तो आपका क्या है देखिए, ये हो गया आपके 12,600 डिवाइडेड बाय कितने हैं 100, तो मुझे एक का निकाला, तो बस आप क्या करो, इससे 0 0 कैंसिल आउट बचा, और कितना हो गया आपका 126 सेंटीमीटर। इट मीन्स एक की लेंथ होगी आपकी कितनी 126 सेंटीमीटर, क्लियर। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो अभी तक हमने 22 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और डिफरेंट टाइप के थे, तो 23 भी कुछ ऐसा ही है, ये डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ओके। तो चलिए 23 में मुझे क्या दिया हुआ है, तो एक फ्रीक्वेंसी टेबल दी हुई है जिसमें वेट पता है और फ्रीक्वेंसी पता है, ओके तो ये वेट है और सभी का वेट देखो। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में समझना है, यहाँ पर तो 2 क्वेश्चन थे, कभी कभी तो आपको ग्राफ बनाने दिया जाता है ना, फ्रीक्वेंसी टेबल को ड्रॉ करें, तो टैली मार्क तो आपने पता ही होगा ना, ये वेट है, ये फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क बनाना होता है ना। तो अभी आपको कुछ ग्राफ नहीं बनाना है, बस आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब वेट दिया हुआ है 25 to 45, जब ये 45 रहता है तो आप 44 तक काउंट करते हो, फिर 45 से 65 इट मीन 64 तक, फिर 65 से 84 तक, है ना। तो ये तो आपको पता ही होगा वेट के बारे में, इसका फ्रीक्वेंसी है, इट मीन्स 25 to 45 आने वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो 60 होंगे, है ना। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर होगा। अब देखिए हम क्लास क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ये जो हमारा क्लास इंटरवल उसका साइज क्या है, तो साइज मीन्स उसके बीच का डिफरेंस, ओके तो उसके बीच का डिफरेंस देखिए सभी में तो सेम ही होगा, है ना, क्यों, तो 25 to 45 है, फिर 45 to 65, 65 to 85, तो आप किसी का भी ले लो तो आपको सभी क्लास इंटरवल क्या दिखाई देंगे, सेम दिखाई देंगे, तो आप कोई भी ले सकते हो, है ना। तो व्हाट इज द साइज ऑफ ईच क्लास इंटरवल, तो प्रत्येक का क्लास इंटरवल कितना है, तो हम कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो देखो क्लास इंटरवल इक्वल टू आप कोई भी नंबर ले लो, 45 माइनस 25 कर देते हैं, ओके क्योंकि बड़ा से छोटा माइनस किया जाता है, तो ये क्या हो गया आपका 20। आप इस तरह से कोई भी ले सकते हो, 105 माइनस 85, तो भी आपका क्या निकलेगा 20 निकलेगा, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। तो हमारा क्या हो गया, तो इसका साइज क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ ईच क्लास इंटरवल, तो इसका साइज है क्लास इंटरवल का 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल हैविंग द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो मुझे निकालनी है क्लास मार्क क्लास इंटरवल की, जो कि सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना।
तो क्लास मार्क निकालने, सबसे पहले मुझे निकाला मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इट मीन्स ये वेट है और सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी कौन है, तो 17 है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी। पहला क्वेश्चन ये है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 17। अब इसी को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 17। अब 17 के ऊपर यही ना हमारा होगा क्लास इंटरवल। तो इसी क्वेश्चंस को लेकर मुझे क्या निकालनी है, क्लास मार्क, है ना। तो हम निकालते हैं इसकी क्लास इंटरवल क्या हो गई, तो क्लास इंटरवल हो गई आपकी 105 टू 85, सॉरी 85 टू 105, ये हो गया आपकी इसकी क्लास इंटरवल, है ना। तो आपको निकालना है क्लास मार्क। तो अब क्लास मार्क कैसे निकलता है, तो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है क्या, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी प्लस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स उसी क्लास इंटरवल के अंतर्गत हाईएस्ट जो होगा वो प्लस लोएस्ट जो होगा वो डिवाइडेड बाय 2, ये निकल जाएगी आपकी क्लास मार्क, है ना। तो आप इसे ऐड करो, 5 5 10, 8 और 1 9 और ये हो गया 1। इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 9 18, 2 5 10, इट मीन्स 95 क्या हो गया आपका क्लास मार्क, है ना। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्लास इंटरवल और ये हो गया आपका क्लास मार्क। ओके, तो मैंने जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी बस उसके सामने वाला हमारा क्लास इंटरवल आ जाएगा, है ना। ये हाईएस्ट प्लस लोएस्ट डिवाइडेड बाय 2, तो आसानी से क्लास मार्क निकाल सकते हैं, है ना। तो आप इसे बनाइए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड टी इज द ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के, टी एक ट्रांसवर्सल लाइन है एंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इंटरसेक्ट एट पी। इट मीन्स यहाँ पर जो इस एंगल से जो बाइसेक्ट कर रहा है पी एक क्या है, एक यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं। अब हमको प्रूफ करना है कि ई पी एफ इट मीन्स ये वाला एंगल आपका क्या है, 90 डिग्री है ना। तो कैसे करेंगे, तो चलिए इसके थ्योरम को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं। ओके, तो गिवन में आपका क्या है, ये ए बी पैरेलल है सी डी के एंड टी इज द ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, इतना तो हमें जो गिवन में ही लिखा हुआ, तो ये हमें वहीं से उतार लेना, ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, ये ट्रांसवर्सल लाइन। अब मुझे प्रूफ क्या करनी है, तो आपको प्रूफ करनी है क्या, तो एंगल ई पी एफ, ये वाला एंगल ई पी एफ इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। क्लियर है। तो अब देखो, जब मुझे ये प्रूफ करना है तो अगर किसी तरह से अगर हम इस ट्रायंगल को, अगर ये हम, मुझे पता है कि ये तीनों किसी भी ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 के इक्वल, तो ये मुझे 90 प्रूफ करना है और इन तीनों एंगल को अगर हम किसी तरह से फाइंड कर ले तो प्रूफ करने में आसानी होगी ना, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पर से आपने कंसेप्ट तो समझा होगा, जब दो ट्रांसवर्सल लाइन पे, जब दो पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल लाइन जाते हैं तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। तो मुझे फाइंड करना, मुझे ध्यान में रखना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो आप देखो यहाँ पर से ये वाला एंगल, ये इट मीन्स बी ई एफ, हम यहाँ पे लेते हैं एंगल बी ई एफ। ये एंगल किसके बराबर होगी, बी ई एफ, डी एफ ई के बराबर है ना, होगी ना भाई, एंगल डी एफ ई के बराबर होती है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं एंगल बी ई एफ, एंगल बी ई एफ प्लस एंगल ई एफ डी, एंगल ई एफ डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो कैसे 180 होती है, तो भाई कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से, है ना। ये इसका रीजन है, कंसेक्यूटिव इन इंटीरियर एंगल से, ये इसका ऐड 180 के इक्वल होता है, ठीक है। तो जब मुझे पता है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का ऐड 180 है, लेकिन मुझे ये फाइंड नहीं करना, मुझे इसका हाफ जाना है। तो यहाँ पर से देखो, ये भी तो एक बाइसेक्ट कर रही है ना दो ट्रायंगल में। अगर हम एक एंगल को ले, बी ई एफ को ले, तो बी ई एफ, ये दो एंगल इक्वल है ना, इसमें से एंगल ई पी एफ और बी एफ ई, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना, है ना। तो देखो हम इसको, अगर हमें मुझे लिखना है बी ई एफ को, तो हम कैसे लिख सकते हैं, पी ई एफ, हम यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे पी ई एफ। अगर हम ऐसे लिखे एंगल पी ई एफ इक्वल टू हाफ किसका होगा, बी ई एफ का ना, है ना, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, ये बराबर होते हैं, बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स दोनों को इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है। तो पी ई एफ को हम लिख सकते हैं हाफ बी ई एफ, हाफ एंगल बी ई एफ, इसे मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, है ना। उसी तरह से आप नीचे का एंगल लो, तो आप एंगल लेना ई एफ ई, पी एफ ई, तो एंगल पी एफ ई, यहाँ पर से आप ये एंगल ले सकते हैं क्योंकि मुझे ये वाला एंगल चाहिए ना। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं पी एफ ई इक्वल टू हाफ, ये हाफ किसका हो जाएगा, पी एफ ई
ये वाला एंगल डी एफ ई के ना, एंगल डी एफ ई के हाफ हो जाएगा, इसे इक्वेशन 2 है ना। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों हो गए। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब हम एक ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल? ये ट्रायंगल ई एफ पी। अब देखो यहाँ से, इन ट्रायंगल ई एफ पी, ये हम लोग ले सकते हैं ई पी एफ, कोई भी ट्रायंगल नाम ले सकते हैं। तो ई एफ पी में आपको क्या दिख रहा है? अगर हम तीनों एंगल का ऐड 180 होता है ना, तो बस आपको ये लिख देना है। तो यहाँ पर देखो, एंगल पी ई एफ प्लस एंगल ई एफ पी, एंगल ई एफ पी, एक बार ये एंगल, एक बार ये एंगल और एक बार ये एंगल, तीनों का सम 180 होता है। तो ई एफ पी हो गया, बचा कौन? ई पी एफ प्लस एंगल ई पी एफ इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। इतना तो हमें पता है थ्योरम से। तो पी एफ ई को हमने क्या लिखा था? पी ई एफ को हम ये लिख सकते हैं, हाफ एंगल बी ई एफ प्लस ई एफ पी को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ एंगल डी ई एफ प्लस ई पी एफ इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब देखो, बी ई एफ और डी ई एफ, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है? बी ई एफ। अब देखो यहाँ पे बी ई एफ, ठीक है, और बी ई एफ, इन दोनों का सम किसके इक्वल था? 180 के इक्वल था ना। अगर हम दोनों एंगल को यहाँ देखें तो ये कितना हो गया आपका बता दो यहाँ पर से। अगर ये दोनों का ऐड, अगर इन दोनों को ऐड करें तो 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर आपको बना सकते हैं 1/2 दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। तो बचा क्या मेरे पास? एंगल बी ई एफ, एंगल डी ई एफ प्लस एंगल डी ई एफ इक्वल टू 180 प्लस, ये तो बचा गया ना, ई पी एफ, एंगल ई पी एफ इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा लेंदी जाएगा क्योंकि कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है ना। ओके, तो अब देखो, मैंने 1/2 को कॉमन ले लिया दोनों को, तो इन दोनों का वैल्यू मुझे पता है ना 180 डिग्री। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना 180 डिग्री प्लस एंगल ई पी एफ इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे आप काटो तो 2 9 जा 18, 90 बार में कटा। अब एंगल ई पी एफ यहाँ हम लिखते हैं 180, ये 90 को माइनस उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब ये प्रूव हो गया ना, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। मुझे यही तो चाहिए था कि ई पी एफ 90 डिग्री, देखो ये आ गया, है ना। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन कंसेप्ट पे बेस्ड है, आप एक बार समझ के होंगे तो आसानी से इसको कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 को, तो 25 में मुझे क्या है? फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइजेशन मेथड आपको तो पता होगा, मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंट है क्या, तो आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए 3 नंबर होने चाहिए थे, है ना। तो बट यहाँ पे तो कुछ नंबर्स अलग है, तो आपको क्या करना ना, क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग बनाना। देखो यहाँ x प्लस वाई, यहाँ पे भी x प्लस वाई, तो अब मैं क्या करती हूँ, लेट x प्लस वाई इक्वल टू ए। x प्लस वाई को अगर हम a मान लेते हैं, तो अब हमारा जो क्वेश्चन होगा, ये देखो x प्लस वाई की जगह क्या आ गया? a प्लस x प्लस वाई की जगह क्या आ गया? a स्क्वायर। अब देखो ये हमें एक नंबर मिल गया, तो अब हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ना। यस बिल्कुल। तो आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग बनाना होगा, अपने से कोई साइन वाइन चेंज नहीं करना, बस क्वेश्चन को ही आगे पीछे करना, है ना। तो देखो यहाँ पर अब क्या हो गया, अब मैं इसे सीरियल वाइज कर देती हूँ। तो a स्क्वायर पहले आ गया, -2a आ गया, -143 आ गया। अब इस आसानी से आप फैक्टराइज कर सकते हो ना। तो आपको क्या करना है, तो कौन सा ऐसा 2 नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करो तो 143 आए और प्लस या माइनस करो तो 2a आए। तो आपको पता है ये 143 किसका कैसे हो सकता है, तो आपको ये तो अगर इंटू पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, या फिर इसका टेबल, है ना। तो आप 11 कर लो, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, तो ये गया आपका 11 और 13। तो 13 में से 11 जाएगा तो 2a आ जाएगा ना। तो बस मुझे वो 2 नंबर मिल गया। तो a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 11a माइनस 143, है ना। तो आप इसमें सब क्या करना है आपको, तो बस कॉमन लेना है। तो a मैंने कॉमन ले लिया, a माइनस 13 प्लस यहाँ से 11 ले लिया, तो a माइनस 13। तो आपका क्या आंसर आ गया, a प्लस 11 और a माइनस 13। लेकिन अब ये आंसर नहीं है ना, क्योंकि a तो यहाँ पे क्वेश्चन में है ही नहीं। a को मैंने क्या माना था, x प्लस वाई, तो बस उसकी जगह पे हम ये पुट कर देंगे, x प्लस वाई प्लस 11 और x प्लस वाई माइनस 13। ये हो गया अभी कंप्लीट आंसर, है ना। तो इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है ना।
तो चलिए अब तो स्टूडेंट अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1,75,616 एंड यूज इट फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। सबसे पहले मुझे इस नंबर्स का क्यूब रूट निकालना है, उसके बाद जो ये वैल्यू आएगा उसमें ये पुट कर देना है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये नंबर सेम है, यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है ना। बस आपको थोड़ा पॉइंट्स का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका क्यूब निकालती हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको शो करती हूँ पहले, फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आसानी से। तो देखिए अगर आप इसका क्यूब निकालते हैं तो आप क्यूब निकालने का तरीका या तो आप इसे प्राइम फैक्टराइज करो, अगर आपको आता है इसका क्यूब रूट तो आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना। बट इतने लंबे का तो क्यूब रूट किसी को भी नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो देखो 2 से करते हैं, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 0 2 8 जा 16। ओके, नेक्स्ट 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 0 2 4 जा 8। ओके, नेक्स्ट 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। तो भले ही थोड़ा लंबा जाएगा बट ध्यान से बनाना आराम से, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ओके, 2 1 जा 2, 0 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। फिर से देखो यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। ये हो गया 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब देखो अब कुछ नंबर्स आपको स्क्वायर के भी याद रहने होंगे, ये नंबर्स आपको स्क्वायर का है ना, लेकिन मैं पूरा सॉल्व करती हूँ। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ओके, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब देखो ये 7 है, तो आप आसानी से कर सकते हो ना, ये 49 टाइम्स में और ये 7। क्लियर हो गया ना। तो हमारा क्या निकला यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आपको शो करके बता सकते हैं ये क्या हो गया आपका। तो यहाँ पर आ गया आपका ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर और ये 3 का पेयर। क्यूब रूट है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको। इट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। इट मीन्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। इट मीन्स हम यहाँ पे सॉल्व करके लिख सकते हैं कि हमारा इसका वैल्यू कितना है 56। इट मीन्स 1,75,616 का क्यूब रूट कितना होगा 56। क्लियर है। तो जब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे 56 आया, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं ना 56। ओके, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जब मुझे ये पता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ये पॉइंट को हटाते हैं। ओके, तो यहाँ पर 1 2 3। ओके, मैं आप इसे इरेज कर देती हूँ, है ना, क्योंकि जब हमारा ये वैल्यू निकल गया सारा का, कितना आ गया आपका 56। तो बस आप ये याद रखना कि क्या आ गया आपका इसका वैल्यू 56। तो देखो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, क्लियर है। तो अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम इसे 1,75,666 को क्या लिख सकते हैं 56 लिख सकते हैं ना, है ना। और यहाँ पर ये क्यूब चलेगा और ये 10,000 है, तो हम यहाँ पर 56 इंटू 56 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10। क्लियर है, बीच में प्लस हो गया। यहाँ पे भी हम यही करेंगे 56 बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 का, क्योंकि देखो यहाँ पर 00 00 00 है ना। तो अब इसे ऐसे ले सकते हैं 56 डिवाइडेड बाय 100, 56 डिवाइडेड बाय 100। और यहाँ पे भी है क्यूब रूट, तो जब क्यूब रहता है तो उसमें से एक नंबर बाहर आता है ना। ये हो गया आपका 56 डिवाइडेड बाय 10 प्लस, अब ये रूट भी हट जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया ना। अब इसमें से एक चीज़ बाहर निकलेगा बस 56 डिवाइडेड बाय 100। तो इसे आप सॉल्व करना, तो ये हो गया आपका 5.6 प्लस ये हो गया आपका 0.56। अब इसे आप ऐड करो तो आपका कितना आ जाएगा आंसर 6। यहाँ पे हो गया आपका, अगर आप ऐसे ऐड करते हो तो क्या हो जाता 5.6 में ऐड करना 0.56 ना, तो 6 11 और ये 6, तो 6.16। ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्यूब निकालना है, जब आप इसका क्यूब निकाल लोगे ना तो आसानी से फिर इस वैल्यू में पुट कर देना, है ना। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। ओके, तो पहले से समझते हैं। A garrison of 132 men has provision for 28 days. Okay, in the beginning of 5th day 12 more joined them. So how many days can they sustain on the remaining provision? तो क्वेश्चन आपने समझा नहीं, तो चलिए समझाते हैं। मान लीजिए कि 132 मैन थे, उनके एक गैरिशन है, गैरिसन मीन्स ग्रुप। 132 लोगों की एक ग्रुप थी जिसके पास कुछ पैसा था या कुछ खाना था। वो कितने दिन तक था 28 डेज का, मतलब 132 मैन के लिए 28 दिन तक खाना रखा हुआ था। ओके, यानी कि 132 मैन के लिए 28 डेज तक कुछ खाना था। ओके, ये आसानी से खा सकते थे। 132 मैन के लिए 28 दिन तक खाना सफिशिएंट था। इन द बिगनिंग ऑफ 5th डे, अब क्या हुआ ना 4th डे आराम से ये लोग ने बिताया। ओके, जब 5th डे आया तो और 12 आदमी इंक्लूड हो गए। इट मीन्स 12 मोर जॉइन देम, उसमें और 12 लोग आ गए।
सो हाउ मेनी डेज कैन दे सस्टेन ऑन द रिमेनिंग प्रोविजंस। तो जो 28 डेज के लिए जो खाना सफिशिएंट था, 12 और लोगों के आने से वो कितना दिन तक चलेगा, बस मुझे यही क्वेश्चन में निकालना है ना। तो मैंने तो आपको प्रोविजन लिया, प्रोविजन मीन्स कुछ भी चीज संचय की क्या होना चाहिए यहाँ पे, है ना। ये मैंने माना कि चलो आपको समझाने के लिए मैंने ले लिया कि 132% के लिए 28 दिन तक खाना था। यहाँ खाना नहीं है सेंस प्रोविजन के रूप में आप किसी को भी ले सकते हो समझाने के लिए, ओके। तो 132 मैन के लिए 28 दिन तक था। अब 5th डे यानी कि 4th डे के लास्ट में 5th डे 12 आदमी और आ गए, तो ऐसे में कितने दिन तक खाना बचा रहेगा, ओके। तो आपको ये निकालना, सबसे पहले हम क्वेश्चन आप समझ गया ना। अब देखिए आप इससे निकालते हैं। सबसे पहले निकालिए नंबर ऑफ पर्सन इन द बिगनिंग, ओके। बिगनिंग में कितने लोग थे, तो आपके थे 132, ध्यान से देखिएगा। अब इन 5th डे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन 5th डे 12 मोर पर्सन ज्वाइन, तब टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे, तो 132 प्लस क्या हो जाएगा आपका 12, इसमें टोटल पर्सन कितने हो गए 144। अब देखो पहले तो डेज था 28 डेज, 28 दिन के सफिशिएंट था, बट 5वें दिन इट मीन्स 4 दिनों का इन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद जो बचा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो आपको निकालना क्या है, तो जो निकालना रहता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं डेज। मुझे डेज फाइंड करना है कि कितने दिन तक प्रोविजन बचा है। तो देखो जब 132 मैन थे, ओके, तो कितने दिन तक हम इसे 132 मैन थे तो 28 डेज तक हम प्रोविजन के रूप में रख सकते थे खाना, बट 5th डे इट मीन्स 4 दिन तक इन्होंने खाना वाना खा लिया, प्रोविजन था उसे यूज कर लिया, तो बचे कितने दिन, 28 में से 4 चला गया ना, तो कितने बचा 24, है ना। तो ये 5th डेज की बात हो रही है, 132 मैन के लिए 24 डेज के लिए। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, तो जब 1 और 12 आदमी और ज्वाइन हुए तो वो कितने दिनों तक प्रोविजन को सस्टेन कर पाएंगे, ओके। तो ये हो गया आपको निकालना है। जब 132 थे तो 24 डेज सफिशिएंट है, क्योंकि 4 दिन जो उन्होंने पार कर लिया उसको तो मैं काउंट नहीं करना ना, जहां से और इंक्लूड हुआ उसके बाद ना मुझे देखना है ना। तो 182 पर्सन के लिए 24 डेज सफिशिएंट है। तो जब और आदमी आ गए 12 मैन यानी 144, तो कितने दिन तक ये प्रोविजन सस्टेन रहेगा, तो बस मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है, या आप क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स भी ले सकते हो, है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जब 132 मैन है तो 24 डेज तक खाना सफिशिएंट है, जब 144 आ गया तो खाना कितने दिन तक सफिशिएंट होगा, कम दिन तक चलेगा ना भाई। तो जब कम दिन तक चलेगा तो कम वाले को ऊपर, इट मीन्स 132 बाय 144 इंटू 24। आप इसे डिवाइड कर सकते हो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, इसे देखो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, इट मीन्स 22। तो ये हो गया आपका 22 आंसर, ओके। तो मुझे डेज निकालना था, इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं 22 डेज तक ये सस्टेन कर सकते हैं, ओके क्लियर है। आप आसानी से देख सकते हैं 20। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ओके। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर इज 8 पाई। तो एक सिलिंड्रिकल कंटेनर की सारी सर्कमफ्रेंस मुझे दी हुई है, ओके। द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल कंटेनर इज सेम एज द डायमीटर, इट मीन्स उसकी जो हाइट है वो उसकी डायमीटर के इक्वल है। दो चीज गिवन है, ओके, सर्कमफ्रेंस और हाइट, ओके। तो हाउ मच ऑयल कैन बी सिलिंड्रिकल कंटेनर होल्ड, तो जो सिलिंड्रिकल कंटेनर है वो कितना ऑयल होल्ड करेगा। तो जब भी होल्ड की बात किया है, कैपेसिटी की बात किया है, तो हम क्या निकालते हैं उसकी वॉल्यूम, ओके। तो मुझे यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम निकालने से पहले मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वॉल्यूम निकालने से पहले मुझे रेडियस पता होनी चाहिए, हाइट पता होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं पता, ओके। तो हम यहाँ पे निकालते हैं, मुझे मेरे पास क्लू है सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, ओके। तो बस इसी को मैं क्लू लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर, ओके। तो मैं पूरा इसे लिख नहीं रही हूँ, आप तो इसे एग्जाम में पूरा लिखना। सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर, ओके। तो आपकी सर्कमफ्रेंस दी हुई कितनी 8 पाई, तो उसके नीचे मैंने ये लिख दिया, है ना। और ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब देखो इससे कौन कौन सा कट हो सकता है, तो ये पाई पाई कैंसिल आउट, 2 4 जा 8, इट मीन्स रेडियस हमारा क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। और जब रेडियस पता हो गया तो डायमीटर आप निकाल सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, रेडियस का ही डबल तो होता है डायमीटर, तो डायमीटर इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू रेडियस, इट मीन्स 2 इंटू 4, ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, इट मीन्स डायमीटर, इट मीन्स हमारा हाइट भी पता चल गया 8, है ना। तो अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो हमारे पास सारा कुछ है ना, रेडियस भी पता, हाइट भी पता, तो आप इसे यूज करो। ये हो गया आपका 22/7 इंटू आर कितना है आपका
तो रेडियस हमने निकाला था 4, इट मीन्स हो गया आपका 4 इंटू 4, और हाइट क्या है आपका, तो हाइट डायमीटर की इक्वल इट मीन्स 8। अब इससे आप सॉल्व करो, तो 4 4 जो 16, 16 को आप 8 से मल्टीप्लाई करना, फिर 22 से मल्टीप्लाई करना, तो आपका क्या आ जाएगा 2816। क्लियर है। और ये 7 से डिवाइड कर दो, तो आप इसे डिवाइड करो, यहाँ पे निकालो, तो कितना बार में जाएगा ये 7 4 जा 28। ओके वेरी गुड। अब 1 डिजिट तो ले नहीं सकते, इट मीन्स हमें यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। 7 2 जा 14, पॉइंट में गया, अब फिर 2 बचा, तो 7 2 जा 14, इट मीन्स 402 ये सेंटीमीटर हमारा क्यूब आंसर हो गया। क्लियर है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए अब इसे समझिए, बनाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, ए बी सी डी एंड ए एफ ई जी आर टू पैरेललोग्राम। तो देखिए ए बी सी डी एंड ए ई एफ जी टू पैरेललोग्राम है ना। एंगल ए एंड एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी का रेशियो क्या है 2:3 है। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए ई एफ, मुझे ये वाले एंगल को फाइंड करना है, एंड एंगल सी ये वाले एंगल को फाइंड करना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम का कंसेप्ट तो आपको पता ही है ना, कि कोई भी पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। इट मीन्स बीसी पैरेलल है एडी का और बीसी इक्वल होगा एडी के, है ना। उसी तरह से ए बी इक्वल होगा सी डी के एंड ए बी पैरेलल होगा सी डी के। ओके, तो जब ये भी पैरेललोग्राम और ये भी पैरेललोग्राम है, तो इसके भी अपोजिट साइड बराबर होंगे और इक्वल होंगे और पैरेलल भी होंगे। ओके, और इस पे बनने वाले जो एंगल होते हैं ना पैरेललोग्राम में, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, एंगल ए और एंगल डी, तो एंगल ए एंड एंगल डी 2:3 के रेशियो में, तो इसे ऐसे मान सकते हैं ना, एक्स। अगर एंगल ए, तो पहले ए हो गया, पहले ए का एंगल कितना है 2x, और एंगल डी है आपका 3x, ये हम मान सकते हैं ना। इसे हमें यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, लेट द एंगल x। ओके, तो इसे क्या हो गया, लेट एंगल ए इक्वल टू 2x, क्योंकि मुझे ये गिवन है ना, तो 2 दिया हुआ था, तो मैंने क्या मान लिया इसे 2x, और एंगल b इक्वल टू 3x ये गिवन था। तो अब देखो पैरेललोग्राम में जब ये अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल d किसके बराबर होगा, एंगल b का, एंगल b इक्वल होगा एंगल b के, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा 3x, इट मीन्स ये वाला पार्ट भी क्या हो गया आपका 3x। क्लियर है ना। ओके, अब देखो ये कंसेप्ट क्या होता है, तो पैरेललोग्राम के अंदर देखो यहाँ पर से जब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर से, है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, तो एंगल हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, लीनियर पेयर से। ठीक है, तो एंगल ए का वैल्यू है 2x प्लस एंगल डी का वैल्यू है 3x, ये हो गया हमारे पास। इससे क्या होगा ना कि x का वैल्यू पता चलेगा, जब x का वैल्यू पता चलेगा तो हम आसानी से, और जब x का वैल्यू पता चल जाएगा तो सबसे पहली बात कि d का और a का तो पता चल जाएगा। क्लियर है ना। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सा एंगल निकालना। ओके, तो देखो यहाँ पर 5x हो गया इक्वल टू 180, तो x का वैल्यू क्या आ गया 180 डिवाइडेड बाय 5, तो आप इसे कट कर लो, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, इट मीन्स x आ गया आपका 36 डिग्री। तो जब x आ गया तो मुझे क्या निकालना था, एंगल c तो अभी नहीं निकल सकता। ओके, तो एंगल ए ई एफ, अब ये भी नहीं निकलेगा, लेकिन हम d का वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना। तो देखो एंगल d का वैल्यू क्या निकल गया मेरा 3x इक्वल टू 36 इंटू 3, इट मीन्स ये हो गया आपका 108 डिग्री। उसी तरह से एंगल b का भी निकल गया, चलो एंगल b भी 108 डिग्री। क्लियर है ना। अब हम चलते हैं इसमें, देखो ये एंगल है ना, तो अब हम इसको कैसे चलेंगे, देखो यहाँ पे तो ये एंगल 2x है, तो इसके एंगल के बराबर कौन होगा, एंगल c होगा। तो यहाँ पर मैं इसे लाइन ड्रॉ करती हूँ, एंगल a इक्वल टू एंगल c बराबर 2x, तो देखो यहाँ पर c भी निकल गया ना, तो 2 इंटू 36, तो ये हो गया आपका 72 डिग्री। तो एंगल c का भी वैल्यू फाइंड हो गया। ओके, तो एंगल c इक्वल टू 72 डिग्री। क्लियर है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब मुझे फाइंड करना है एंगल ए ई एफ ये वाला एंगल, तो अब हम चलते हैं सिर्फ ये वाले पैरेललोग्राम में। ओके, तो यहाँ मैं लिखूंगी इन पैरेललोग्राम AEFG, तो जैसे मैंने यहाँ पे लीनियर पेयर से लिया था, तो वहाँ पे मैं ये भी ले सकती हूँ, है ना, ये एंगल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल AEF का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री, है ना। तो एंगल ए का वैल्यू तो आपको पता है 2x, और 2x का वैल्यू क्या आया है हमारे पास 72 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 72 प्लस एंगल AEF इक्वल टू 180 डिग्री।
तो एंगल AEF इक्वल टू 180 माइनस 72 डिग्री। तो आपका कितना आ जाएगा, 10 से 2 गया तो 8 हो गया, 7 से 7 के 0, ये हो गया 108 डिग्री आंसर। तो मुझे ये तो चाहिए था एंगल AEF और एंगल C का वैल्यू, तो दोनों आपके पास है ना। तो एंगल C हो गया ये और एंगल EEF हो गया आपको 108 डिग्री, है ना। तो आप इसको आसानी से बना सकते हो क्वेश्चन को। बस कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज होते हैं, आपको बस समझने की ज़रूरत है ना।